रिकॉर्डिंग पे लगा दिया मैंने। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम बीकॉम पार्ट 1 आईटीबी की क्लास ले रहे हैं। आईटीबी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि नॉलेज इसके अंदर मल्टीपल डायमेंशंस के अंदर आपको इस सब्जेक्ट में नॉलेज दी जाती है। तो लास्ट जो हमने इसमें सवाल पढ़ा था, जहाँ तक मेरा ख्याल है हमने टेक्निकल इन्वायरमेंट लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। कल्चरल हमने ये आपकी स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है कल्चरल, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इसके बाद हमने कल्चरल टेक्नोलॉजिकल भी पढ़ लिया है, स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या हमने लीगल इन्वायरमेंट पढ़ा है, ज़रा बताइएगा, कंफर्म करें आप ज़रा। जी जी मोमिना, मैं अभी इसी क्लास के अंदर ही दे रहा हूँ रिकॉर्डिंग्स, ताकि अभी आपको मिल जाएगी। सर ये जो एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी लिखी हुई है नीचे, ये आपने कंप्लीट करा दी थी। ठीक है ठीक है। सर ये आपने काम करने को मना किया था कि जी आप देंगे। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, ये इसकी भी बात हो गई, मोटर सेफ्टी की कर लिए। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की कोई बात हुई थी या नहीं? नो सर। ओके, अच्छा यहाँ से हम शुरू करेंगे, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ ताकि मैं आईटीवी के लिंक आपको दे दूँ। तो आपने करना होगा, आप चैट में से लिंक उठा दीजिएगा। जिसको चैट में से लिंक ना उठा सके वो मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करे, मैं आपको लिंक देता हूँ। अब जिसको चैट में ना आए, अगर वो चाहता है कि मैं उसे व्हाट्सएप पर दे दूँ तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दें, तो इंशाल्लाह आपको मैं वहाँ पर भी दे दूँगा, ठीक है जी। हो गया होगा कॉपी मेरे ख्याल से। चलो, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। सर ये सबके हैं, इकोनॉमिक्स आईटीवी नहीं सबके नहीं हैं। नहीं नहीं, ये सिर्फ आईटीबी के। ओके सर। ये सिर्फ आईटीबी के भाई, इतने ही इकोनॉमिक्स के भी दूंगा आपको। फिलहाल आईटीबी के एंजॉय करें सर जी। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के आगे तो क्या आपने पिछला क्या करवाया है? पहले इससे पहले ओके, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से पहले पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से पहले मैंने लीगल इन्वायरमेंट कराया। ओके। ये सब आपको वीडियोस मैंने सब इससे इस क्लास से पिछली भी वीडियो मैंने आपको लिंक में दे दी है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराना नहीं है, जैसा कि हमारे इमरान खान का स्लोगन है, घबराना नहीं है ना। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की हम बात शुरू करते हैं। सियासत, आपको पता है, एक बात मैं आपको बताऊं, शायद आपको शौक भी लगे बात सुन के, कि सियासत इबादत होती है। ठीक है जी, सियासत क्या है? सियासत इबादत है, और सियासत कोई बुरी चीज़ नहीं है। हमें और आपको सियासत में हिस्सा लेना चाहिए, ठीक है ना। हम लोग पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने के लिए मतलब सोचते ही नहीं है, और ये बहरहाल गलत है। जैसे कि मैंने कहा, सियासत इबादत है और हमें सियासत भी इसमें हिस्सा ज़रूर लेना चाहिए। बहरहाल अब सियासी माहौल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। लीगल दिखा दूँ? चलें लीगल देख लें भाई, एक फरमाइश है, ये लीगल दिखा दें ज़रा, चलें जी ये देखें। अच्छा, तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? सियासी माहौल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में बताऊँ, यकीनन जो बातें आपने अभी तक नहीं सुनी होंगी, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। हमारा जो हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है, उसके अंदर ऐसा भी हुआ है कि 2 महीने बाद ही हमारा नया वज़ीर आज़म आ गया। सिर्फ 2 महीने बाद पाकिस्तान ने क्या देखा? नया वज़ीर आज़म आ गया। और 3 महीने में 3 वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान की तारीख में 3-4 महीने में 3 वज़ीर आज़म बदले हमारे मुल्क के। ये हाल था। चलें, ज़्यादा पुराने दौर में नहीं, आपके होशो हवास में रहने वाले दौर की मैं बात बताऊँ आपको, कि
यूसुफ रजा गिलानी साहब को नाअहल कर दिया, राजा परवेज अशरफ को नाअहल कर दिया, ठीक है ना, नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया, बेनज़ीर को नाअहल कर दिया, ठीक है ना। अब देखें इसको कब नाअहल करते हैं, यानी कि हमारे इससे पहले तो सबको बाद में नाअहल कर दिया। ओ भाई, अगर वो नाअहल है तो सीट पर आने से पहले नाअहल होना चाहिए या सीट पर आने के बाद? यानी कि अगर डॉक्टर है और वो मेरा ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन करने के बाद अगर बंदा मर जाए उसके बाद आप उसको नाअहल कहेंगे, या ऑपरेशन करने से पहले ही बंदे को कंफर्म करेंगे कि ये अहल है, एलिजिबल है ऑपरेशन करने का या नहीं है? तो ये चीज़ें भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मसले, इस तरह के मसले मसाइल वायरल होते हैं। खैर, अच्छा, और भी अगर आप चाहें तो ये नीचे का भी पोर्शन इसका ले लें, ये लें। अच्छा, तो भाई हमारे क्या हुआ, सियासत यानी कि डेमोक्रेटिक, फिर क्या हुआ, पाकिस्तान अभी तक जितने साल 1947 से 2020 तक पाकिस्तान को हुए हैं, अभी तक कहानी ये है कि ज़्यादा अरसा जो हमें गुजरा है, हमें ज़्यादा अरसा गुजरा किस चीज़ में, हमें ज़्यादा अरसा गुजरा इस चीज़ में कि मार्शल लॉ ज़्यादा अरसे लगा रहा, और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो उसके मुकाबले में कम अरसे पाकिस्तान में चली। बहरहाल बात को आगे बढ़ाते हुए, डेमोक्रेसी, जमहूरियत। अब जमहूरियत सिर्फ उस मुल्क में कामयाब होती है जहाँ सारे के सारे लोग पढ़े लिखे हों। वो मुल्क जहाँ पर पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी हैं, कुछ नीम हकीम भी हैं, इनके नीम पढ़े लिखे, हल्का फुल्का पढ़ा लिखे जो लोग होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो जो कुछ बगैर पढ़े अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं, समझदार, इस तरह के भी लोग हैं ना, तो मिक्स हमारे पास है। डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा उस मुल्क में ज़्यादा फ्लरिश कर सकती है, ज़्यादा चल सकती है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, पढ़े लिखे लोग। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कभी भी पनप नहीं पाई, फल फूल नहीं पाई, ठीक है जी। आप यकीनन, आप लोगों के सामने इलेक्शन हुए 2 साल पहले, आप कोई बहुत छोटे बच्चे नहीं थे और पीटीआई की हुकूमत आई आप लोगों के सामने, और आपने सोचा हो कि यार अभी क्या हो जाएगा, पता नहीं तूफान आ जाएगा तब्दीली का और यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, अमेरिका पीछे रह जाएगा हमसे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। भारत, यही जज्बा मेरे वालिद मोहतरम बताते हैं कि यही जज्बा जो पीटीआई के लिए इस नौजवान नस्ल में था, वही जज्बा एक ज़माने में जब भुट्टो के दौर में पीपल्स पार्टी के आने पर था कि ऐसे ऐसे तब्दील हो जाएगा और यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा। हुआ और ख़राबी था, कुछ भी नहीं हुआ। बहरहाल डेमोक्रेसी के बारे में हम इसमें देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ कितनी हैं और इनका रोल क्या है, ये भी बहुत देखा जाता है, ठीक है ना। मेरा एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रहा है थोड़ा बहुत, तो एक मीटिंग हो रही थी, मैंने वो अटेंड की। तो असल में जब मैं क्लासेस लेता था ना, तो मैं जब भी बहुत ज़्यादा सवालात करता था टीचर को, बहुत ज़्यादा, सर ये बता दें, वो बता दें। इसी तरह एक उस वक्त के मिनिस्टर एक खिताब कर रहे थे, और बहुत ही कम, क्योंकि पार्टी की अपनी होती तो बहुत, पार्टी मीटिंग तो सिलेक्टेड लोग बैठे हुए थे मीटिंग के अंदर। तो इलेक्शन आने वाले थे तो वोटिंग के ऊपर बात चल रही थी, तो मैंने उनसे बोला कि सर कितने वोट लेकर हमें जीतना है? तो उन्होंने कहा कि अगर हम 50,000 वोट लेंगे तो भी हम जीत जाएंगे, लेकिन हमने लेने कम से कम 3.5 लाख वोट हैं। तो मैंने बोला जब 50,000 वोट लेकर जीत रहे हैं तो इससे ज़्यादा वोट लेकर हम क्या करेंगे? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये जो वोट ज़्यादा हम लेंगे, जब इतने लाखों में हमारे वोट होंगे, उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा हमें, वो ये होगा कि जब कोई इन्वेस्टर आकर अपनी कंपनी यहाँ पर लगाता है, अपना यूनिट लगाता है, कोई प्रोडक्शन, कोई फैक्ट्री लगाता है, तो कोई भी इन्वेस्टर आकर सबसे पहले ये देखता है कि यहाँ पर किस पॉलिटिकल पार्टी का होल्ड है। अब जिस पॉलिटिकल पार्टी का होल्ड होता है, ठीक है ना, जिस पॉलिटिकल पार्टी का होल्ड होता है वो उसको नवाजते हैं, उसको पैसा देते हैं, उनको डोनेशन देते हैं, ठीक है जी। अगर हमारी पार्टी का अगर पाकिस्तान या कराची में होल्ड है तो हमें मिलेगा, या लड़काना में जिस पार्टी का होल्ड है उसको मिलेगा, या पंजाब में, लाहौर में जिस पार्टी का होल्ड है उसको वो डोनेशन ज़रूर देंगे। यानी कि ये जो होते हैं डोनेशन, तो डोनेशन आता है इससे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से, फाइनेंस के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉलिटिकल पार्टी। अब अगर मैं वो हूँ, अल्लाह भला करे, इन्वेस्टर हूँ, और मुझे कराची में एक फैक्ट्री लगानी है और मैं कराची में सुकून से काम करना चाहता हूँ, तो मैं ये देखूंगा कि मेरे सराउंडिंग में सबसे ज़्यादा होल्ड किस पार्टी का है, मैं किसको कुछ रखकर जो है वो अपना बिजनेस आराम से कर सकता हूँ। तो फिर क्या होगा, उनको डोनेशन दिया जाएगा, ठीक है ना। अब समझ गए होंगे आप किस किस पार्टी ने कितना डोनेशन दिया होगा। अब मैं आपको बताऊँ मौजूदा हालात।
साइट एरिया में सबसे ज़्यादा बड़ी फैक्ट्रीज हैं, आप लोग हॉल्स पे गए होंगे तो आपने बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज देखी होंगी। तो उसके सेक्रेटरी जनरल साहब से मेरी मुलाकात हुई पिछले हफ्ते, एक मीटिंग हुई थी, ठीक है ना। तो उसके मीटिंग में बहुत सारी बातें थी, बड़ी इंटरेस्टिंग, वक्त आने पर एक एक करके बताऊंगा। लेकिन अभी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको बात बताऊं, वो साइट एरिया के सेक्रेटरी जनरल हैं और साइट एसोसिएशन 25 लाख रुपए महीना रेंजर्स को साइट एरिया की सिक्योरिटी के दे रही है। कितने? 25 लाख रुपए महीना। अब 25 लाख रुपए सारे जो साइट एरिया में जितने भी कंपनीज हैं सब मिला के, कोई किसी केस में 10,000 20,000, जितनी बड़ी कंपनी उतने बड़े उतने हिसाब से पैसे वो महीने के वो रेंजर्स ले रही है। पहले पॉलिटिकल पार्टीज ले रही थी, तो आज वो रेंजर्स बाकायदा डोनेशन ले रही है व्हाट्सएवर, जिस किसी भी मद में भर लो 25 लाख रुपए साइड एरिया से ले रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द सिचुएशन कि ऐसा भी होता है, और अगर वो नहीं देंगे तो फिर वही पंगे शंगे शुरू हो जाएंगे। अच्छा, तो डेमोक्रेसी हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर रोल्स आपने सुन लिया कि सियासी पार्टियों और उनका रोल जो है वो भी आपको देखना होगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की टाइप्स देखें ना। अब गवर्नमेंट क्या होती है? एक लोकल गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना। एक लोकल गवर्नमेंट हो गई, यानी कि शहर की हुकूमत। शहर है, किसी न किसी शहर में ही आप लगाएंगे ना शहर। अब शहर किसी न किसी सूबे में होगा, सूबे की हुकूमत अलग होती है, शहर की हुकूमत अलग होती है। सूबे की हुकूमत के राइट्स अलग होते हैं, उनके पावर्स अलग होती हैं, और शहर की जो सिटी गवर्नमेंट होती है उनके राइट्स एंड ड्यूटीज हर चीज़ अलग होती है, ठीक है जी। तो सिटी से ऊपर प्रोविंस और प्रोविंस से ऊपर कंट्री। तो कम से कम 3 किस्म की गवर्नमेंट्स आप देखते हैं। इन गवर्नमेंट्स के अलावा आप क्या देखते हैं? पैरेलल, इस गवर्नमेंट के पैरेलल कुछ और भी चल रहा होता है। इस गवर्नमेंट के पैरेलल क्या चल रहा होता है? तो जनाब, इस गवर्नमेंट के पैरेलल चल रहा होता है ऑटोनॉमस बॉडी। जैसे स्टेट बैंक है, वो ऑटोनॉमस बॉडी है, ना वो फेडरल गवर्नमेंट है, ना ही वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, और ना ही सिटी गवर्नमेंट है, वो अपना ही है। आर्मी, नेवी, रेंजर्स, एयरफोर्स, ये भी सब ऑटोनॉमस बॉडीज होती हैं। तो ये जजेस द जुडिशरी, ये भी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, इसका फेडरल कुछ भी है, ये अलग ही सेटअप होता है। तो इन सबको भी बारे में हमें पढ़ना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है। ये हम सब क्यों पढ़ें? क्योंकि हम एक बिजनेस बड़े पैमाने पर हम बिजनेस करना चाहते हैं, और वो बिजनेस स्मूथली चले, किसी भी किस्म के हमें कल को परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए हमें ये तमाम चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है। अच्छा जी, ये पढ़ने के बाद रिलेशंस बिटवीन ट्रेजरी एंड द ऑपोजिशन, यानी कि ये भी हम देखते हैं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो कैसी है, और जो अपोजिशन गवर्नमेंट है उनके आपस में रिलेशन कैसा है। अगर आपस में बहुत ज़्यादा हालात एक दूसरे के ख़राब होते, कशीदा होते हैं, तो क्या होता है? हड़तालें, दंगे, फसाद, धरने, लॉकआउट्स, इस तरह के मसाइल देखने पड़ते हैं। और इस तरह के मसाइल किसी भी मुल्क के लिए सही नहीं होते, और मुल्क के साथ साथ किसी भी एक इदारे के लिए भी ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। तो हर इदारा क्या करता है? हर इदारा इन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा कंसीडर करता है, और वो ये भी देखता है कि भाई ये जो गवर्नमेंट है और अपोजिशन है, इनके आपस में रिलेशंस कैसे हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। अब ब्यूरोक्रेसी, रजिस्ट्रार, पेशकार, ये इतने सारे ऑफिस होते हैं सरकारी, सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इनका सिस्टम है। ह्यूमन राइट्स। अब क्या होता है कि अमेरिका, कनाडा, रशिया, बरतानिया, यूरोपियन कंट्रीज, बहुत सारे, इनके सबके सब मुल्कों के जो कॉल सेंटर्स हैं, छोटे मोटे जो सर्विसेज कंसर्न है, वो सबसे ज़्यादा दुनिया में इंडिया में इस वक्त एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान में भी है, ठीक है ना। क्यों? अब ऐसा क्यों? और इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? अब इसकी वजह यह है कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का मसला ही नहीं है, तो कुचल दो, मारो, कूटो, पीटो, कोई इशू
नहीं, यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं। अब जो बिहेवियर हमारे पाकिस्तान में और हमारे कराची में या कहीं पे भी हमारे मुल्क में हो रहा है मजदूरों के साथ, यही बिहेवियर अगर ये लोग रखते हैं अपने मुल्क में एम्प्लॉयज के साथ, तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू मैनेज, इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू रन द बिजनेस। आरी बात समझिए, इतना डेंजरस हो सकता है उनके लिए क्या बोलते हैं भाई यहाँ करने की जरूरत है। तो ये चीज़ भी हमें देखनी होगी कि लेबर लॉस कितने हैं। अभी एक सरकारी इदारे में एक प्राइवेट ड्राइवर रख लिया था, ठीक है जी, और ड्राइवर उसको बॉस के समझ में नहीं आने वाला यार तुम कल से मत आना। और वो कोई था, उसको समझ में आ रही बात, उसने क्या करा, इस्लामाबाद में लेटर लिख दिया कि मुझे बगैर किसी वजह के निकाल दिया। वो भाई वो बंदे को लेटर आ गया, हाँ भाई कैसे निकाल दिया आपने। तो हमारा भी ह्यूमन राइट्स हैं बहुत सारे इस तरह के मामला, लेकिन हमारे लोगों को पता ही नहीं। ठीक है जी। इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अब भट्टाखोरी, चोरी, डकैती, छीना झपटी, ठीक है ना, ये तमाम चीज़ें भी देखनी होती है कारोबार करने से पहले। अगर कोई भी ऐसा मुल्क है जहाँ पर इस तरह की बहुत ज़्यादा इशूज़ आपको आ रहे हैं, तो इट इज़ बेटर नॉट टू रन द बिजनेस एट सच प्लेस। बेहतर होगा कि ऐसी जगह पर आप कारोबार ना करें। ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट इज, उसके बाद क्या है, लॉ एंड ऑर्डर के बाद रिलेशन बिटवीन, ये भी आपने सुना, इंटरनल स्टेबिलिटी एंड और इंस्टेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री। कितने हालात खराब हैं, कब हुकूमत पलट सकती है, कब जो है वो जो बंदा है अभी उसकी हुकूमत जा सकती है, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी बातें भी आपको देखनी होगी, समझनी होगी। ठीक है जी। अच्छा, ओके। The economy of a country hinges upon political stability of different types of laws. This environment consists of the following: political situation, legal rights of different parties, different types of laws. सबसे पहले यानी कि ये जो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है उनको तीन डायरेक्शन में आप देख सकते हैं, या ये कहूँ या तीन एंगल से आप देख सकते हैं, ये कहूँ। ठीक है ना, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा कि आप सबको मिल गए हैं लिंक्स। अगर किसी को नहीं मिले तो ज़रा माइक खोल के मुझे अभी इन्फॉर्म कर दें, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि सब ने कॉपी कर लिए। आई होप सो कि सब ने कॉपी कर लिए होंगे, वैसे तो सब जीते हैं इस वक्त क्लास में। ठीक है ना, तो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया बता दूं कि मैंने लिंक दी है भाई ITP की जून से लेकर आज तक तमाम क्लासेस के। आप में से कुछ जिसके भी निकले में हो, माजेब का भी कोई ना कोई निकला होगा, मोमिना का भी है, नबिया का भी है, सबका ही आपका कोई ना कोई लेक्चर निकला होगा इसमें। तो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज। ओके, अच्छा जी, आगे चलते हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन। Political situation has a great bearing on the economy. A country might have either two situations, political instability or political stability. Political instability refers to dictatorship. अगर political instability है, सर मुझे WhatsApp पे सेंड कर। ओके, अच्छा आप मोमिना आप क्वेश्चन मार्क भेज दीजिएगा, अभी मैं कर दूंगा क्लास से बाहर होकर, मोबाइल दूसरी जगह पे चार्जिंग पे लगा हुआ है। या मेरा जोम का नंबर नहीं है ना अभी तक आप लोगों के पास? जोम वाला तो चल रहा है मेरे पास लैपटॉप में। हाँ, जोम वाला चल रहा है। चल मैं उसी नंबर से करूँगा। बहरहाल, तो डिक्टेटरशिप यानी कि फौज की हुकूमत, और यानी कि एक बंदे की हुकूमत और कोई जमहूरियत नहीं है, ऐसा भी होता है। जब ऐसा होता है तो हमारे हालात अच्छे नहीं होते हैं और नुकसानदेह हो सकता है। अब इसमें क्या लिखते हैं, पढ़ते हैं। Military rules, frequent changes of government, abrogation of the constitution, ban on writing and speech, excuse of holding election, and unwillingness to hear each other's point of view and public opinions, intolerance or agitation. अब सुनिए जी, क्या होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? क्या है? एक बंदे की हुकूमत होगी, मिलिट्री रूल होगा, जिसको दिल करेगा वो कठपुतली की तरह अभी लिखेंगे, आज मुझे वज़ीर आज़म बनाएंगे, 2 महीने बाद फलां को बनाएंगे, 2 महीने बाद गफूर को, 2 महीने बाद शकूर को, 2 महीने बाद सबूर को, इस तरह से बार बार चेंज करेंगे। इस तरह राइटिंग एंड स्पीच पे बैन लगा होता है, कोई भी चैनल अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोल सकता,
उसको जो उसको लिख कर दिया जाता है कि यही आपने बोलना है और वो वही सिर्फ बोल रहा होता है, ठीक है ना। देयर सो मेनी थिंग्स रिटन ओवर हियर, राइट। इससे क्या होता है, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि एक बंदे की हुकूमत चल रही है और किसी की हम नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। द इनस्टेबिलिटी हैज द फॉलोइंग इम्पैक्ट। नंबर 1, फ्रीक्वेंट रेस्टलेसनेस। फ्रीक्वेंट रेस्टलेसनेस क्या होता है कि बार बार जो है ना इंस्टेबिलिटी की बार बार जमेगा, फिर जमा होगा लोगों का और वो किसी न किसी बात को पकड़ के एहतजाज कर रहे होंगे। उनके उन लोगों को मतलब खुश नहीं होंगे वो लोग, दे विल बी अनहैप्पी फ्रॉम द सिचुएशन कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। अच्छा, take place badly affecting business environment. Uncertainty comes into existence, bringing down investment in the अनसर्टेनिटी जो है वो आ जाती है और इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, क्योंकि जब भी डिक्टेटरशिप होती है, बिल्कुल बादशाहत इसको कहते हैं और हुज़ैफा ने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, तो अनसर्टेनिटी आ जाती है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स नहीं आते, बोलते नहीं भाई ये एक बंदे की हुकूमत है, कभी इसका दिमाग पलट जाए और हमें वो रास्ता दिखा दे वापसी के, तो मतलब इट्स नॉट गुड टू कंट्रीब्यूट इन सच अ गवर्नमेंट। तो ऐसी गवर्नमेंट में हमें नहीं काम करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज इग्नोर्ड एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग इज एम्फसाइज्ड। वो क्या करते हैं फौजी जो आते हैं, भाई मैं फौजियों के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि फैक्ट्स इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इट इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड इट विल बी अपलोडेड। तो पहले मैं डिस्क्लेमर आपको दे रहा हूँ कि नहीं, मैं किसी भी डिपार्टमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फौज को, पाक फौज को सलाम। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि जितनी भी डिक्टेटरशिप आती है उसमें होता है ये दुनिया भर में होता है कि वो अपने 10 साल के लिए आते हैं, उस 10 साल का वो प्लान बनाते हैं, 10 साल में वो हर चीज़ अच्छी करके दिखा देते हैं और जैसे ही वो जाते हैं सारा काम तो बड़ा ख़त्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, फना हो जाता है। सही। इसके बाद हम बात करेंगे पॉवर्टी एंड इन्फ्लेशन इंक्रीजेस रैम्पेंटली। जब तक वो होते हैं गुर्बत नहीं होती, जैसे वो जाते हैं गुर्बत आसमान, गुर्बत के सारे पहाड़ टूट पड़ते हैं, ठीक है जी। सिर्फ 2 इन्वायरमेंट आपने याद करने, देखिए समझने की पॉइंट ऑफ व्यू से सारे, सिर्फ मैंने रिकमेंड किए 2, टेक्निकल और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। 2 इन्वायरमेंट में आपको 2 इन्वायरमेंट ऐसे हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने याद करने हैं। एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, एक टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, दूसरा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। सिर्फ 2 में आपको याद करने को कह रहा हूँ, बाकी मैं आपको याद करने को नहीं कह रहा, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है जी। अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज थ्रेटेड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती नहीं भाई, ये एक बंदे की हुकूमत में नहीं, पूरा मुल्क अगर चारा तो हम आ जाएंगे, क्योंकि एक बंदे को कब मार के खपा देंगे और हमारी चीज़ों पे कब्जा हो जाएगा, ठीक है ना। अब जिस तरह गद्दाफी को देख लें, सद्दाम को देख लें, शहनशाह ईरान के बारे में मैंने 3 नाम ले लिए, कभी किसी के पास वक्त मिले तो ज़रूर इनके बारे में पढ़िए। गद्दाफी के साथ क्या हुआ, सद्दाम के साथ क्या हुआ, शहनशाह ईरान के साथ क्या हुआ। ये वो लोग थे जो अपनी अपनी जगहों पर बादशाह थे और कई सालों पर मुहित, दहाइयों पर मुहित इनकी बादशाहत रही, लेकिन एक अचानक से ऐसा वक्त आ गया, एकदम से सब कुछ बदल गया। हवाओं ने अपना रुख बदल लिया, नहरें दरिया उल्टी सिमत में बहने लगे, ज़मीन आसमान और आसमान ज़मीन बन गई, ठीक है जी। और इतना कुछ इनको देखने को मिला। प्रोडक्शन गोज डाउन, जाहिर है जब इन्वेस्टमेंट कम आएगी तो फैक्ट्रीज कम होंगी, जब फैक्ट्रीज कम होंगी तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, तो प्रोडक्शन डाउन हो जाती है। फॉरेन ट्रेड इज हैम्पर्ड। बहुत सारे मुल्क आपसे ट्रेड नहीं करते, बोलते नहीं आपने जमहूरियत का साथ नहीं दिया तो हम आपका साथ नहीं दे रहे, ठीक है जी। जब जमहूरियत का साथ दोगे तो हम आपका साथ देंगे। यही वजह थी कि हमें अमेरिका से बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात करने पड़े, क्योंकि अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हो, उसने अमेरिका ने फ़ोन किया, हाँ भाई अफगानिस्तान पाकिस्तान से ट्रेड करो, इंडिया पाकिस्तान से ट्रेड करो, फलां पाकिस्तान से ट्रेड करो। जब हमने अमेरिका की उंगली पकड़ी, अमेरिका ने अपने पाँव पर हमारा पाँव बोला, मेरे बेटा तुम मेरे पाँव पर अपना रख लो और मैं तुम्हें चलाता हूँ। इस तरह से हमने चलना शुरू किया उसके अंदर ना। ये भी फैक्ट है। और 1 मिनट बोलो, अच्छा, तो इस तरह तो होता है, इस तरह के काम होगा। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देखिए कितना मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है।
2 याद करने हैं, एज आई सेड यू विल हैव टू लर्न ओनली 2। मैं लिख के भी बता देता हूँ, टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिकल, ये 2 एनवायरनमेंट आपने याद करने होंगे, तीसरा कोई याद नहीं करना एनवायरनमेंट। मैं आपको खुद ही कह रहा हूँ, अब जाहिर मैं कह रहा हूँ आप समझ जाए वजह। अच्छा जी, और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं तो सबूत के साथ आपको दे रहा हूँ, आप इसको रिकॉर्ड करके रहिएगा। सर ने सिर्फ 2 को याद करने को कहा था, ठीक है। हाँ सर सब पहले बता देते मैं लिखती नहीं। नहीं लिखें, इसको पढ़ने के लिए तो जरूरी है। देखिए अल्लाह ने चाहा, देखें क्या सिचुएशन बनती है, वो तो मैं आपको गेस्ट पेपर दूंगा, लग जाएगा। लेकिन मैं तो हमेशा ये चाहता हूँ कि बच्चे नॉलेज गेन करें। इसके बाद इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट है जो कि बात शुरू हो रहा है। हुज़ैफा बेटा आप भी सवाल कर लें, जो आपको सवाल पूछना है, सर बोलिए बोलिए। हुज़ैफा आपकी आवाज़ आना बंद हो गई है। हुज़ैफा आपकी आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, एक्सपोर्ट डिक्रीजेस, इंपोर्ट इंक्रीजेस। एक्सपोर्ट कम हो जाती है, इंपोर्ट बढ़ जाती है। किसी भी मुल्क की एक्सपोर्ट कम हो रही है, उसको हालात उसके खराब हो रहे हैं, इसका मतलब है। किसी भी मुल्क की इंपोर्ट बढ़ रही है, इसका मतलब फिर उसके हालात खराब हो रहे हैं। एक्सपोर्ट का कम होना खतरनाक, इंपोर्ट का बढ़ना खतरनाक। सेकंड लास्ट पॉइंट, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉईज, बायर्स एंड सेलर्स, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स बिकम फ्रीक्वेंट। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यानी कि 2 बंदे, दोनों की अपनी मर्जी नहीं चल रही है, तीसरे बंदे की मर्जी चल रही है, तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट तो होना बनता है ना मेरे भाई। जब ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, है। लास्ट, नेशनल रेपुटेशन इज डेड। पूरे मुल्क की रेपो की ऐसी तैसी हो जाती है, पसंद नहीं आता ये। नहीं पाकिस्तान से हम कारोबार नहीं करेंगे, पाकिस्तान के लोग सही नहीं है। आप बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, आप वहाँ जाके बताएं मैं पाकिस्तानी को अपनी जेब पे हाथ रख लेगा, कहीं बरसी ना मांग ले हमारा। ऐसा तो हमारा इमेज बनाया हुआ, अल्लाह माफ करे। इवन मैं आपको बताऊं कि एक मैं एयरपोर्ट पे था, तो मैं जो है वो, पानी था मेरे पास, आबे ज़मज़म, और दूसरे बंदे के पास भी आबे ज़मज़म था, और मेरा आबे ज़मज़म छीन लिया गया, उसका आबे ज़मज़म जाने दिया। इसलिए नहीं कि उसको मेरी शक्ल पसंद नहीं है, इसलिए क्योंकि आई वाज हैविंग अ ग्रीन पासपोर्ट एंड द अनदर पर्सन वाज हैविंग रेड पासपोर्ट। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रेड पासपोर्ट उसको दे दिया गया और मुझसे छीन लिया गया, ठीक है ना। दिस इज व्हाट द रेपुटेशन ऑफ द। अब इसकी मैं एक और मिसाल दूं, हमारे फिर वजीर आजम बने, अल्लाह भला करे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो कि एक बहुत ही बड़ी कारोबारी हस्ती भी हैं, और उनका नाम आपने सुना होगा, एयरब्लू जो एयरलाइन है उसके मालिक हैं अपना शाहिद खाकान अब्बासी साहब। इनसे मेरी ज़ाती तौर पर मुलाकात भी हो चुकी है कि इस्लामाबाद में एक पार्टी के अंदर, तो बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती हैं भाई इस्लामाबाद में, सारे इनका घेर पूरा पूरा इन्होंने इस्लामाबाद खरीद लिया इन्हीं लोगों ने ना। अब मैं आपको बताऊँ, G64 एक एरिया है, मैं इत्तेफाक से मुझे वहाँ रहने को मिल गया, गवर्नमेंट के गेस्ट हाउस हैं वो, मैं वहाँ गया किसी काम से, तो मुझे उन्होंने G64 में ठहरा दिया। तो मेरे घर के बिल्कुल सामने वाला घर जो था वो इमरान खान का। अच्छा, वो मैं पहली बार गया था उस वक्त ना, ये मेरी पहली मीटिंग की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जब इस्लामाबाद। अब मैं तो कैमरा शैमरा उस वक्त डिजिटल था, मेरे पास मोबाइल तो इतना बेहतर नहीं था, डिजिटल कैमरा लेके गया, रोडों की तस्वीरें ले रहा है, इस्लामाबाद गया, फैसल मस्जिद किए, पैदल पैदल निकला मैंने, और G64 तो मैं पैदल पैदल घूमा। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि यार मैं अपना ट्रांसफ़र करवा लूँगा ना वहाँ पर इस्लामाबाद में, कोई कोचिंग वोचिंग है शाम में पढ़ाने के लिए देखूँ, तो कोचिंग तो कोई है ही नहीं वहाँ पे। वो वहाँ पे वैसे सुबह में इतनी पढ़ाई अच्छी होती है, कोचिंग की कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ पर। वहाँ पे कंप्यूटर और लैंग्वेजेस के सिर्फ है हिसाब किताब, एकेडमिक तो कोचिंग का है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं, पूरे इस्लामाबाद में घूमा। और फिर वो हुआ ये कि मैं जब बराबर वाली गली में गया, तो जरदारी साहब का घर है, उसके बराबर वाली गली में नवाज शरीफ साहब का घर है। यानी कि G64 जो एरिया है उसमें तीनों पार्टीज के घर मौजूद है, तीनों बड़ी पार्टीज के घर मौजूद है। और भी लोगों के हैं, बड़े बड़े नामी गिरामी लोग, पता चला ये फ्लैट फला का है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ब्रिगेडियर, यानी कि बड़े बड़े रैंक्स के फौजी हुआ है। और वो आपको पता है पाकिस्तान की सबसे महंगी ज़मीन इस्लामाबाद का ब्लू एरिया, सबसे महंगा है ब्लू एरिया, सबसे महंगा है। कराची भी कम नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद तो नंबर 1 पर आता है महंगाई के हिसाब से। और वहाँ तो
2011 में की मैं शायद बात बता रहा हूँ, 12 की। तो यहाँ से लेकर ये समझ लें, मैं आपको बताऊँ, यूपी से लेकर और नागन चौरंगी तक के 500 रुपये ले लिए थे टैक्सी वाले ने उस वक्त, आज से कोई 8 साल पहले। और ये समझ लें वार्ड रूम से आयशा मंजिल तक के ले लिए थे, आयशा मंजिल से भी पहले के उस रूम से 500 रुपये ले लिए थे। खैर, यहाँ पर ये सवाल हो गया जी खत्म। इंशाल्लाह अगली क्लास में एक नया सवाल शुरू करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। माजरत चाहूँगा, कल और परसों में आपको पता है नेट का भी इशू, इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू, आज काफ़ी दिनों बाद बड़ी सुकून से, फिर वो लैपटॉप का भी इशू। अभी भी कैमरा मेरा चल नहीं रहा है और ज़रा बारिशें कम हो जाए क्योंकि ये नाजुक होता है, तो मैं इसको अभी बारिशों में नहीं निकाल रहा घर से लैपटॉप को, और कैमरा में सही करवाना चाहिए। हाँ जी, सवाल कर लें, उज़ैफा कर लें। कोई और भी किसी को सवाल करना तो बेटा पूछें। आई लव इट। हाँ बोलो। मैं ये बोल रहा था, आप बोल रहे थे कि बादशाह में एक ही कोई ट्रेड नहीं हो सकता, तो सऊदी अरब में तो ट्रेड होता है, ऑयल एक्सचेंज ट्रेड करते हैं ऑयल से वो लोग। अच्छा, बादशाहत देखें, मैंने आपको क्या था, पाकिस्तान में भी क्या वो मुशर्रफ साहब है, मुशर्रफ साहब ने अमेरिका का हाथ पकड़ लिया। अब अगर आप गौर करें, आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप देखें सऊदी ने कभी अमेरिका के खिलाफ कुछ बोला है या इसराइल के खिलाफ कभी बोलता है? वो क्यों नहीं बोलता? क्योंकि उनको अपनी बादशाहत चलानी है। उनको बादशाहत चलाने के लिए इन लोगों के हाथ पकड़ने होते हैं। यानी कि जैसे एक साल के बच्चे को जिस तरह बड़े नहीं चलाते, इसी तरह अमेरिका और ये मुल्क, बादशाहत जिस मुल्कों में होती, किसी भी मुल्क में किसी भी उनकी बादशाहत होगी, किसी ना किसी ताकतवर का हाथ वो पकड़ के रखेंगे तो वो चल सकते हैं, वरना वो नहीं चल सकते। सऊदी अरब की मिसाल यही है। सऊदी अरब ने क्या किया? सऊदी अरब ने हाथ पकड़ा हुआ अमेरिका का, दुबई ने हाथ पकड़ा हुआ है अमेरिका का, ठीक है ना? तो इसी तरह ये चल रहा है, नहीं तो ये नहीं चल सकते। बहरहाल अच्छा सवाल था। कोई और सवाल? एनीवन? कॉपी सारे कर लें, पढ़ ले, पढ़ने की आदत। प्लीज क्लास के बाद, जी बोलिए माहीन। मैं कह रही थी कि आप प्लीज क्लास के बाद बता देंगे वो जो भी है, जितने भी आपने अभी तक हेडिंग्स पढ़ाई हैं, कि कौन सा कहाँ तक लिखना है। अच्छा देखें, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पूरा लिखना है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ हाथ क्या, ठीक है? और मैं आपको मैंने इसको कॉपी कर लिया, मैं आपको पेस्ट भी कर देता हूँ। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आपको पूरा लिखना होगा, छोटा सा ही है क्योंकि ये, तो मैं अभी आपके ग्रुप में सेंड भी कर देता हूँ। आप क्या करते हैं, ये मैंने कर दिया सर, ठीक है? तो और आप लोगों को ही मिल जाएगा, आप तो साफ भेज देंगे अभी, ठीक है? अच्छा वो लिंक जो मैंने दिए थे वो दे दूँ? अब वो लिंक तो यार मुझे कॉपी करना है, मुझे एक मिनट। जिसको भी लिंक नहीं मिले, अगर मुझे व्हाट्सएप पर मेरे नंबर पर मैसेज कर दें, लिंक मैंने दोबारा दे दिए वैसे तो, व्हाट्सएप पर भी आप मुझसे ले सकते सर मैं कर दूं? हाँ ये नाइश ने मांगा। आपको। हाँ तुम भी कर देना, उसको कोई मसला नहीं। जिसको आगे वो किसी अपनी दोस्त को करना चाहते तो वो कर दे, कोई इशू नहीं, ठीक है? चलें जी, बहरहाल बड़ा अच्छा लगा आज, काफ़ी दिनों बाद ज़रा सुकून से क्लास हो गई आपकी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं बहुत जल्द, कोचिंग में मिलेंगे हम इंशाल्लाह, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।